सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 1 द कोल्ड वॉर एरा। और देखो, ये जो वीडियो है इसके अंदर हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं, बट हम टॉपिक वाइज स्टडीज़ करेंगे। तो पहली वीडियो जो हमारी होगी वो हमेशा ओवरव्यू वाली होगी, तो जिसमें हम सारे टॉपिक्स के ऊपर एक बार देखेंगे और उनको इंटरलिंक करेंगे, जो कि इस बुक को और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा नीडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी आप लोगों के बुक के नाम से, द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आपकी बुक का नाम है कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसका मतलब क्या है? देखो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का मतलब तो आप लोगों को क्लियर होगा कि हम वर्ल्ड की पॉलिटी के बारे में बात करेंगे, पर कंटेम्प्ररी का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत बच्चों को इसमें डाउट होता है। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है करंट, मतलब कि एट अ प्रेजेंट डे जो भी चीज़ हो रही है वो सारी कंटेम्प्ररी है, वो सब करंट है। तो करंट को ही हम लोग कंटेम्प्ररी बोलते हैं। अगर आप गूगल पे इसका मीनिंग सर्च करोगे तो इसके बहुत सारे मीनिंग है, एट अ प्रेजेंट डे, टाइमली, करंट और बहुत सारे हैं। पर अगर बेसिक बात करें तो करंट मतलब कि करंट टाइम पे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स क्या थी, इस टाइम की करंट नहीं, उस टाइम की करंट। इस बुक के अंदर हम इस टाइम पीरियड को कवर करेंगे 1939 से लेके 2022 तक का। तो इस टाइम पे जो करंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी वो क्या थी, हम वो सारी चीज़ें इस बुक के अंदर पढ़ेंगे। सो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ क्लियर होगी। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करो, मैं वहाँ ट्राई करूँगी आप लोग को समझाने की। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर की थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी के साथ, एंड ये बोरिंग नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ था? 1914 से 1918 तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था 1939 टू 1945। तो क्या था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता, अब आदमी खुद तो लड़ेगा नहीं, वर्ल्ड वॉर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो दो पावर्स तो चाहिए जो आपस में लड़ेंगी और जो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हों। तो दो पावर्स थी, एक अलाइड फोर्सेस की और एक हमारी एक्सेस पावर की। अलाइड फोर्सेस में हमारे 4 कंट्रीज आती है, एक्सेस पावर में हमारी 3 कंट्रीज आती हैं। अलाइड फोर्सेस में सबसे पहली कंट्री आती है हमारी यूएसए, सेकेंड कंट्री आती है हमारी यूएसएसआर। इसकी मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ अभी। यूएसएसआर बोलो चाहे सोवियत यूनियन बोलो, दोनों सेम चीज़ है। सेकेंडली, इसकी जो मीनिंग है वो है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, अब मैं बता दूँ कि यूएसएसआर कौन सी कंट्री है, क्योंकि मैप में तो ये कहीं है नहीं। तो ये ऐसी कंट्री नहीं है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है। 15 रिपब्लिक्स ने मिलकर यूएसएसआर बनाता है। यूएसएसआर एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है ब्रिटेन, फोर्थ है हमारी फ्रांस। ठीक है, अब हमारी अलाइड फोर्सेस सारी क्लियर हो चुकी हैं क्योंकि वो 4 थी। अब हम बात करेंगे हमारी एक्सेस पावर की। एक्सेस पावर में पहला कंट्री आती है जर्मनी, सेकंड आती है जापान और थर्ड आती है इटली। अब अगर आप लोगों को पता हो तो हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड कैसे हुआ था, कि अमेरिका ने जापान के ऊपर, जापान की जो सिटीज़ थी जापान की, हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ पर न्यूक्लियर बम को फेंक दिया था और ये जो वर्ल्ड वॉर था वो ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो जापान के ऊपर बम डालकर ख़त्म करा था ये वर्ल्ड वॉर। बट एक बात यहाँ पर ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली चारों हमारी यूरोप की कंट्रीज़ हैं। अब देखो, लड़ाई अगर हो रही है, वर्ल्ड वॉर हो रहा है, तो देखो छोटी छोटी कंट्रीज़ तो पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप वर्ल्ड वॉर कर रहे हो तो आपके पास खुद के पास बहुत सारे रिसोर्स होने चाहिए, तभी तो आप देखो सामने वाले से लड़ पाओगे ना। तो ये सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने मिलकर वर्ल्ड वॉर लड़ा और ये सारी हार गई। क्योंकि विनर कौन था? यूएसए और यूएसएसआर दोनों थे। ठीक है, मतलब ये दोनों कंट्रीज़ बच गए थे। यूएसएसआर की भी इकनॉमी बहुत अच्छी पावरफुल थी उस टाइम पर भी, मतलब ये वर्ल्ड वॉर होने के बाद भी। तो यूरोप जो था वो बहुत बुरी तरीके से तबाह हो चुका था और वो किसी भी मूड में या फिर किसी भी तरीके से तैयार नहीं था किसी भी वर्ल्ड वॉर या फिर कोई भी लड़ाई को लड़ने के लिए। ठीक है, और जापान के ऊपर बम गिरा दिए थे तो वो क्यों ही लड़ेगा, उसकी इकनॉमी इतनी डाउन हो चुकी है और अभी तक वहाँ पर इतने असर हैं, आप लोग देखते होंगे इंटरनेट पे। तो अब बची कौन सी 2 कंट्रीज़, एक हमारी यूएसए की और एक हमारी यूएसएसआर की। तो जब हमारा कोल्ड वॉर होता है ना, वो 1945 में होता है, उसका टाइम पीरियड ये है 1945।
तो 1945 में ये कोई हॉट वॉर नहीं थे। अब आप पूछोगे हॉट वॉर कौन सी होती है, तो देखो हॉट वॉर के अंदर हम लोग जो है ना वेपन्स का, आर्म्स का, मिलिट्री का, सोल्जर्स का, बहुत सारी चीज़ें सच में तबाही करते हैं। बट कोल्ड वॉर जो होती है बहुत शांत वाली लड़ाई होती है, इसमें कोई ज़्यादा लड़ाई नहीं होती, बट अंदर से बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो हम चैप्टर में इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। पर कोल्ड वॉर होती है आइडियोलॉजिकल वॉर। आइडियोलॉजिकल वॉर मतलब, आइडियोलॉजिकल वॉर का मतलब विचारों की लड़ाई, विचारधाराओं की लड़ाई, ठीक है। तो क्या होता है, अब हमारी दो ही कंट्रीज बची थी, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दो ही सुपर पावर हमारे पास बची, जो थी पहले यूएसए की थी और दूसरी थी यूएसएसआर की। तो अब इन दोनों के बीच में देखो, अब ये लोग क्या कहते हैं, वर्ल्ड वॉर तो नहीं लड़ेंगे और ना ये लोग एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही कंट्रीज इतने पावरफुल हैं, इतने समझदार हैं, उन्हें पता है कि अगर हम न्यूक्लियर का यूज़ करेंगे तो देखो कुछ नहीं होगा, खाली डिस्ट्रक्शन ही होगी हमारी कंट्रीज़ में। तो उन्होंने चूज़ करा कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर मैंने आपको बताया एक आइडियोलॉजिकल वॉर होती है और इसके अंदर थोड़ी सी आइडियोलॉजी होती है हर कंट्री की। तो हम यूएसए की आइडियोलॉजी प्लस यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को पढ़ेंगे कि क्यों लड़ रहे थे ये लोग, कोल्ड वॉर में क्या आइडियोलॉजी थी इनकी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये एग्जाम में आता भी है, ठीक है। तो देखो यूएसए की जो आइडियोलॉजी थी वो थी, पहली थी लिबरल डेमोक्रेसी। अब मैं लिबरल डेमोक्रेसी को आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं समझाऊंगी, क्यों? क्योंकि अगर मैंने बताया तो आप लोग कंफ्यूज जाओगे। तो आप सिर्फ इतना समझो, लिबरल डेमोक्रेसी जो होती है ये एक पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं कैपिटलिज्म की, ये मेन है, इसकी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कैपिटलिज्म। मतलब कैपिटलिज्म का मतलब होता है ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसके अंदर जितनी भी हमारी मेन एरियाज़ हैं, मेन कोर एरियाज़ हैं कंट्री के, वो सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कंपनीज हैंडल करती हैं। और इनका मेन जो फोकस होता है वो हमेशा प्रॉफिट मेकिंग का होता है। क्यों? क्योंकि देखो प्राइवेटाइजेशन, जो भी प्राइवेट चीज़ें होती हैं ना, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो गए, प्राइवेट कंपनीज होगी, उनका मोटिव ये नहीं होता कि वो सोशल वेलफेयर करें, वो पहले प्रॉफिट देखते हैं फिर सोशल वेलफेयर करते हैं। गवर्नमेंट का काम होता है कि वो सोशल वेलफेयर करे, ठीक है। तो कैपिटलिज्म जो था वो यूएसए की आइडियोलॉजी थी, आपको पता होनी चाहिए। सेम अपोजिट थे यूएसएसआर की, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मतलब होता है, ये भी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसके अंदर जितने भी कोर एरियाज होंगे कंट्री के, वो सारे स्टेट के अंडर आते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन होता है, मेन एम होता है, मोटिव होता है, वो होता है सोशल वेलफेयर करना। अब यहाँ पर एक और चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की है, वो है स्टेट का मतलब क्या होता है। मैं स्टेट इधर क्या बोल रही हूँ, स्टेट का मतलब क्या है। स्टेट का मतलब मैं इंडिया जैसी बात नहीं करी कि चंडीगढ़ या फिर दिल्ली या फिर अदर स्टेट्स। यहाँ पर स्टेट का मतलब होता है सेंटर, सेंटर की गवर्नमेंट। अगर मैं यहाँ स्टेट के बारे में बात कर रही हूँ, इस पूरी बुक में आप लोगों को पता होना चाहिए, जब भी मैं स्टेट बोलूँगी इसका मतलब है कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, या फिर गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, या फिर सेंटर वाली पावर की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड इसकी आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब एक बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, बाकी इक्वली होता है सोशलिज्म कम्युनिज्म, बट माइनर डिफरेंस पढ़ते हैं, वो क्या है। सोशलिज्म का मतलब होता है इक्वालिटी। सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे इक्वालिटी की, कि हर बंदा जो भी कंट्री के अंदर रह रहा है वो सारे इक्वल्स हैं, उनके बीच में मनी और प्रॉपर्टी दोनों इक्वली डिवाइडेड होने चाहिए। ये इंश्योर करता है हमारा सोशलिज्म। तो ये दो आइडियोलॉजी मैंने आप लोगों को बताई, जिसमें एक इसमें तो प्राइवेट कंट्रोल करेगा पूरा स्टेट, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट, और इसमें स्टेट मतलब सेंटर कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो इन दो आइडियोलॉजी की वजह से हमारी कोल्ड वॉर होती है, और इनका मोटिव क्या होता है कि कोई भी एक आइडियोलॉजी पूरा वर्ल्ड जो अडॉप्ट करे। क्यों? क्योंकि देखो अब इतना बड़ा वर्ल्ड है, अभी ये लोग लड़ रहे हैं, तो क्या करते हैं, ये वाली कंट्री है ये यूएसएसआर को सपोर्ट कर रही है, यानी कि कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रही है, ये कंट्री है ये यूएसए को सपोर्ट कर रही है, कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे करके पूरा वर्ल्ड बायपोलैरिटी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब दो पोलर बना दिए, एक पोल इधर का एक पोल उधर का। मतलब कुछ कंट्रीज इधर आ जाती थी, कुछ कंट्रीज, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि इस साइड की जो कंट्रीज़ हैं कुछ वो इनके पास हों, यूएसए के पास हों। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ाऊँगी तब मैं आपको बताऊँगी। तो मतलब मेन बात यही थी कि जो हमारा पूरा वर्ल्ड था ना, वो दो
पार्ट्स में बांट दिया था, एक पोल इधर का एक पोल उधर का, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसके बारे में भी, अभी टॉपिक्स जब आएंगे ना तब बात करेंगे। और आपको ये कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब भी इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। पर मैं आपको पहले इन चीज़ों को इसलिए बताना चाहती थी ताकि आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क बन जाए कि कोल्ड वॉर क्या था, क्यों हो रहा था, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कोल्ड वॉर क्या था, क्यों चल रहा था, क्या आइडियोलॉजी थी, और यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ही क्यों चल रहा था, बाकी कंट्रीज़ के बीच में क्यों नहीं चल रहा था, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हमारे टॉपिक्स के ऊपर, जो हमारे 8 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर, द कोल्ड वॉर एरा के अंदर, उसकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा ओवरव्यू, मतलब कि चैप्टर का ओवरव्यू करेंगे कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है एक कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो जाती है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आपको ओवरव्यू में पढ़ाऊँगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये क्राइसिस है, आप क्यूबन के ऊपर फोकस करो आप लोग। क्यूबन में अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो है ना क्यूबा, मतलब यहाँ पर CUBA क्यूबा एक जगह है, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। देखो, ये इंडिया है, समझने पर फोकस करना बस आप लोग। ये USSR की मतलब USSR था, ये इंडिया था हमारा, यहाँ पर हमारा USA आता था, इसके टिप के नीचे आता है यहाँ पर क्यूबा कंट्री यहाँ पर था, वेस्टर्न साइड में था, लेकिन ये साथ ही इसका था, ठीक है। USSR को सपोर्ट करते थे, इनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे। तो क्यूबा एक मेन एरिया था जहाँ पर आप देखोगे कि कोल्ड वॉर कैसे होती है, क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आपको कोल्ड वॉर का एक एग्जाम्पल मिलेगा, जब मैं पढ़ाऊँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि कैसे क्या हुआ। तो आपको पता होना चाहिए क्यूबा क्या है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है, वो जब मैं पढ़ाऊँगी तब बताऊँगी, बट आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि क्या चीज़ है। उसके बाद थर्ड हम पढ़ेंगे कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में हम बेसिकली डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि मीनिंग तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, बट एक प्रॉपर डेफिनेशन जो आप लोग अपने एग्जाम्स में लिख सकते हो उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। फोर्थ है हमारा द इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इमरजेंस पढ़ेंगे, मतलब निकलना किसी चीज़ का, उभरना। पावर ब्लॉक्स, 2 पावर ब्लॉक्स मतलब USA और USSR का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद निकलना या उभरना या उनका इमरजेंस, उसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, इसके अंदर फोर्थ टॉपिक के अंदर। फिफ्थ हम लोग पढ़ेंगे अरीनाज का मतलब जो होता है वो होता है एरिया। अब देखो, हमारी जो ये वाली बुक है या और भी कोई सब्जेक्ट ले लो, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे जिनका मीनिंग तो सेम ही होगा या फिर बहुत इजी होगा, बट उनका एक्चुअल में वर्ड जो दे रखा हो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, उसको समझो कि वो क्या कहना चाहता है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और वर्ड बताना चाहूँगी जो आप लोग अपने बुक में देखोगे, वो होता है अलायंस। अलायंस का मतलब कुछ भी नहीं होता, अलायंस का मतलब होता है गैंग, और ग्रुप, मतलब किसी चीज़ के ग्रुप को बोल देते हैं अलायंस की। देखो भाई, ये पॉलिटिकल अलायंस है, मतलब पॉलिटिकल ग्रुप है ये। जब 3 से 4 जब गठबंधन की सरकार बनाती है तो हम बोलते हैं ना ये पॉलिटिकल अलायंस की गवर्नमेंट है। तो ऐसे ही हम लोग इसको बोलते हैं कि अलायंस है। जब आप पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर आएंगे वेस्टर्न अलायंस, ईस्टर्न अलायंस, तो हम तब बात करेंगे कि क्या है इसका मतलब, बट मैंने एक बेसिक आपको दे दिया है मतलब। उसके बाद अरीनाज में मैं आपको बताई थी, अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर में पढ़ेंगे। देखो, कोल्ड वॉर तो हुई, अब कुछ छोटी कंट्रीज इनको सपोर्ट, USA को सपोर्ट करते थे, कुछ USSR को करते थे, तो उनके बीच में भी आपस में जो छोटी मोटी राइवलरी चलती थी या फिर जो भी बात चलती थी, वो एरियाज हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ ऐसा हो रहा था। चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। अब देखो, कोल्ड वॉर हुई, कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड था 1945। 1947 में इंडिया जो था उसको इंडिपेंडेंस मिली थी। तो चैलेंज टू बाइपोलैरिटी में हम लोग ये पढ़ेंगे, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जो 1945 के बाद आज़ाद होने लगी थी, इंडिपेंडेंट होने लगी थी। वो नहीं चाहती थी कि वो किसी भी, अभी तो वो लोग आज़ाद होकर आए हैं, अब वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी एक सुपर पावर को सपोर्ट करें और फिर से अब बाकी कंट्रीज़ के साथ अपनी राइवलरी बनाएं। मतलब अगर मैं USA को सपोर्ट कर रही हूँ तो USSR की जितनी भी कंट्रीज़ होंगी वो तो मेरी राइवलरी में कन्वर्ट हो जाएंगी ना, वो तो मुझे पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसे ही था। तो उन कंट्रीज़ का ये बोलना था कि देखो, हम अभी आज़ाद होकर आए, अब हम नहीं चाहते कि इन सब चीज़ों में हम लोग दोबारा से फंसें। तो यहाँ पर एक चैलेंज, एक फिर से इंस्टीट्यूशन आता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि होता है नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये हम लोग जब पढ़ेंगे उसी टाइम बात करूँगी कि क्या है क्या नहीं है।
उसके बाद 7th हमारा जो टॉपिक है वो है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, NIEO। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, देखो इन लोग जो छोटी कंट्रीज़ थी, LDCs थी, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ थी, वो ये कह रही थी कि देखो भाई तुम्हारी तो राइवलरी चल रही है, वो समझ में आता है, पर हम तो अभी अच्छे से ग्रो भी नहीं हुए हैं, हमारे बारे में कौन सोच रहा है, तुम्हारी राइवलरी से तुम्हें ही तो फ़ायदा हो रहा है, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तुम तो अपनी राइवलरी चलाए जा रहे हो, पर हमारा क्या, हमारा कौन सपोर्ट करेगा, हम अपनी इकोनॉमी को कैसे ग्रो करेंगे। तो हम यहाँ पर लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और उनके लिए जो थोड़े से स्टेप्स लिए गए थे वर्ल्ड में मेजर सुपर पावर्स के थ्रू, उनको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 8th जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। अब हम इंडिया का पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे कोल्ड वॉर में, प्लस वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे कि इंडिया के बारे में वो लोग क्या सोच रहे कि कोल्ड वॉर में इंडिया की क्या रोल है, क्या रोल नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। सो आई होप यू कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करो, मैं वहाँ क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।